जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैराथन एग्रीकल्चर क्लासेस पर। साथियों, शून्य से शिखर सीरीज का आज 10वां भाग आपके सामने प्रस्तुत है। आशा है इस सीरीज के अन्य भाग भी आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, उन्हें अन्य ग्रुपों में सेंड करें ताकि अन्य छात्र भी हमारे साथ जुड़ सकें। आइए मित्रों, देखते हैं इस सीरीज का पहला प्रश्न। मित्रों, प्रश्न नंबर 1 आपके सामने प्रस्तुत है। गन्ना में फसल प्रगति का अभिलेख या रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द या टर्म है। ऑप्शन ए क्रॉप लॉगिंग, ऑप्शन बी क्रॉप लॉजिंग, ऑप्शन सी वाटर लॉगिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। मित्रों, गन्ना में फसल प्रगति के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? क्रॉप लॉगिंग। इस टर्म का क्या नाम है? क्रॉप लॉगिंग। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्रॉप लॉगिंग। सबसे पहले ये किस में प्रयोग किया गया? गन्ना में। इसको प्रयोग में लाने वाले वैज्ञानिक का आपसे नाम पूछ लेता है। उनका नाम क्या था? उनका नाम था H.F. क्लीमेंट। सबसे पहले H.F. क्लीमेंट ने ही गन्ना में क्रॉप लॉगिंग का प्रयोग किया। और कहाँ पर किया था? हवाई द्वीप। हवाई द्वीप कहाँ पर है मित्रों? ये अमेरिका में है। देखते हैं अन ऑप्शनों को। क्रॉप लॉजिंग, फसल का गिर जाना। फसल का गिर जाना ही क्या है? क्रॉप लॉजिंग है। आपका अगर खेत किसी तटीय क्षेत्र पर है या कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि आपकी बारिश हो गई अचानक कि आपकी फसल गिर गई, वही क्या है? क्रॉप लॉजिंग। तो फसल का गिर जाना ही क्रॉप लॉजिंग होता है। वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग आपकी मान लीजिए आपकी ड्राई सॉइल है या सूखी मृदा है, आपका खेत है, तो आप उसमें पानी दे रहे हैं। वो कब तक सूखेगा? जब तक उसके पोर्स खाली हैं। एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि वह संतृप्त हो जाएगी कि अब उससे ज़्यादा वह सूखने की उसकी क्षमता नहीं है। उस स्थिति को क्या कहते हैं? वाटर लॉगिंग, संतृप्त मृदा। ऐसी स्थिति अगर आ जाएगी तो पानी क्या होगा? पानी आपके खेत में खड़ा हो जाएगा। उसे ही कहते हैं वाटर लॉगिंग या जल भराव। देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर है क्रॉप लॉगिंग, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में C4 पौधा है। ऑप्शन ए जई, ऑप्शन बी सोयाबीन, ऑप्शन सी धान, ऑप्शन डी मक्का। तो निम्न में C4 पौधा कौन सा है? निम्न में C4 पौधा है आपका मक्का। बहुत ही महत्वपूर्ण। आपको बस कुछ अन्य फसलें याद कर लेनी है, जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, और चौलाई। आप ये 4-5 नाम याद कर लीजिए C4 के लिए। इससे अलग पूछता नहीं है, और कुछ अन्य भी हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यही नाम है और घुमा फिरा के आपसे प्रश्न इन्हीं 4-5 में पूछ लिया जाता है। तो निम्न में C4 पौधा कौन सा है? मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, गन्ना है, चौलाई है। ये सभी कैसे हैं? C4 है। तो अन्य और कौन कौन से हैं? ऑप्शन को देख लेते हैं। जई, सोयाबीन, धान, ये सब कैसे हैं मित्रों? ये तीनों के तीनों C3 हैं। कैसे मित्रों? C3। कभी कभी मित्रों आपसे पूछ लेता है कि C4 पौधे, जो C4 है, इसको अन्य नाम पूछ लेता है। इसका अन्य नाम क्या है? तो इस बहुत ही महत्वपूर्ण है, हैच एंड स्लेक पाथवे। क्या है? हैच एंड स्लेक पाथवे इसका नाम है, क्योंकि वैज्ञानिक हैच एंड स्लेक ने ही इनको खोजा था। इन्हीं के नाम पर ही हैच एंड स्लेक पाथवे इसका नाम रख दिया जाता है। और C4 जो पौधे होते हैं, उनका कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि प्रथम स्थायी उत्पाद क्या होता है। तो इनका प्रथम स्थायी उत्पाद होता है ऑक्जेलिक एसिड, OAA, ऑक्जेलिक एसिड। C3 का कभी कभी आपसे प्रथम स्थायी उत्पाद पूछ लेता है, तो है आपका PGA
जिसे कहते हैं फास्फोग्लिसरिक एसिड। आशा है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही आंसर है डी, मक्का। मित्रों, प्रश्न नंबर 3 आपके सामने प्रस्तुत है। पौधों में रंध्रों का बंद होना तथा खुलना किस पोषक तत्व के द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी बोरान। मित्रों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है सी, पोटेशियम। पोटेशियम के द्वारा ही पौधों में रंध्रों का बंद होना तथा खुलना का नियंत्रण किया जाता है। इसीलिए पोटेशियम को ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है। क्या कहा था मित्रों? ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ प्लांट। ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ प्लांट पोटेशियम को कहा जाता है। हमारा प्रश्न था पौधों में रंध्रों का बंद होना तथा खुलना किस पोषक तत्व के द्वारा नियंत्रित होता है? उसका सही आंसर है पोटेशियम, ऑप्शन सी। आशा है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 ICAR द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं हैं। ऑप्शन ए फल फूल, ऑप्शन बी खेती, ऑप्शन सी कृषि चयनिका, ऑप्शन डी सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सभी। ICAR द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं फल फूल, खेती, कृषि चयनिका सभी हैं। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि यह मासिक हैं या त्रिमासिक हैं या छमाही हैं, तो आइए इनको देख लेते हैं। फल फूल यह त्रिमासिक है, क्वार्टरली। ये कैसी है मित्रों? क्वार्टरली है। खेती, खेती आपकी मंथली आती है, मंथली। कृषि चयनिका, कृषि चयनिका भी आपकी कैसी है? क्वार्टरली। इसके साथ साथ एक और है ICAR रिपोर्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण, पूछी जा चुकी है। ICAR रिपोर्टर ये भी आपकी कैसी है? क्वार्टरली। मित्रों, हमारा प्रश्न था ICAR के द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं, उसका सही आंसर है फल फूल, खेती, कृषि चयनिका, ICAR रिपोर्टर। इसका मतलब सही आंसर क्या होगा? डी सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 बाजरे का हरित वाली रोग का रोगजनक है। ऑप्शन ए स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला, ऑप्शन बी क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस, ऑप्शन सी कोलेटोट्राइकम ग्रैमिनिकोला, ऑप्शन डी मैक्रोफोमिना फेजियोलिना। मित्रों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। बाजरे का हरित वाली रोग का रोगजनक है स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। यह किसके कारण होता है? यह फंगस के कारण होता है। किसके कारण मित्रों? फंगस के कारण यह रोग होता है। आइए देखते हैं ऑन ऑप्शनों को। क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस यह अरगट का रोग है, बाजरे का अरगट रोग का कारक, और यह भी किसके द्वारा होता है? फंगस के द्वारा ही होता है। देखते हैं अगला ऑप्शन कोलेटोट्राइकम ग्रैमिनिकोला, यह है ज्वार का श्याम वर्ण या एंथ्रेक्नोज रोग। श्याम वर्ण या एंथ्रेक्नोज दोनों एक ही हैं, श्याम वर्ण रोग। इसी को ही एंथ्रेक्नोज भी कह देते हैं। मैक्रोफोमिना फेजियोलिना यह भी ज्वार का है, ज्वार का चारकोल रॉट। क्या है मित्रों? ज्वार का चारकोल रॉट। हमारा प्रश्न था बाजरे का हरित वाली रोग का रोगजनक, उसका सही आंसर है ए स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला, जो कि किसके द्वारा होता है? फंगस के द्वारा होता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 6 SHG-59-3 मीठी सूडान प्रजाति है। ऑप्शन ए सूडान घास की, ऑप्शन बी बाजरा की, ऑप्शन सी ज्वार की, ऑप्शन डी जई की। तो मित्रों, SHG-59-3 यह ज्वार की वैरायटी है, जिसे मीठी सूडान के नाम से भी जाना जाता है। और यह कैसी है? मल्टी कट। कैसी मित्रों? मल्टी कट। इसको बहुत बार
काटा जा सकता है, मल्टी कट वैरायटी है। देखते हैं अन ऑप्शनों को। जैसे बाजरा घास की आप वैरायटी आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है, मालविंद्रो, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मालविंद्रो काफ़ी बार पूछा जा चुका है, मालविंद्रो। इसके साथ साथ पूसा मोती, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूसा मोती। एक है कंपोजिट 6, कौन सी मित्रों, कंपोजिट 6, यह भी वैरायटी काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। जय की आपकी कोचमैन, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसके साथ साथ कैंट, कोचमैन और कैंट दोनों ही जय की महत्वपूर्ण किस्में हैं। हमारा प्रश्न था SSG-59-3 जिसे मीठी सूडान कहा जाता है, यह ज्वार की मल्टीकट वैरायटी है। इसका सही आंसर है सी, ज्वार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, गेहूं का भूरा किट या ब्राउन रस्ट रोग का जनक है। ऑप्शन ए पक्सिनिया रिकॉन्डिटा टिटिसाई, ऑप्शन बी पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस टिटिसाई, ऑप्शन सी पक्सिनिया ग्रैमिनिस टिटिसाई, ऑप्शन डी एंग्यूना टिटिसाई। तो गेहूं का भूरा किट या ब्राउन रस्ट, इसका रोगजनक कौन सा है? इसका सही आंसर है पक्सिनिया रिकॉन्डिटा टिटिसाई, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। देखते हैं अन ऑप्शनों को। पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस टिटिसाई यह कैसी है? यह है पीली रस्ट, येलो रस्ट। पक्सिनिया ग्रैमिनिस टिटिसाई यह है काली रोली या ब्लैक रस्ट, काली रोली या ब्लैक रस्ट। आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि इन तीनों में सबसे पहले कौन सी आती है, तो सबसे पहले ही आपकी आती है पक्सिनिया रिकॉन्डिटा टिटिसाई, जिसे हम ब्राउन रस्ट कहते हैं। सबसे पहले, सबसे अगेती यही आती है। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सी है? यही है, सबसे पहले भी यही आती है और सबसे ज़्यादा हानिकारक आपसे पूछ ले कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा हानिकारक भी आपकी ये ब्राउन रस्ट ही है। कभी कभी प्रश्न में आपसे मित्रों क्वेश्चन कर लेता है कि निम्न में से ऐसी इन तीनों में कौन सी रोली है जिसे किलर बीमारी के नाम से जाना जाता है, तो वो है आपकी ब्लैक को ही किलर के नाम से भी जाना जाता है, किलर। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बार पूछा जा चुका है। ये एंग्यूना टिटिसाई क्या है? एंग्यूना टिटिसाई है गेहूं का ईयर कॉकल डिजीज। क्या है मित्रों? ईयर कॉकल डिजीज, गेहूं की ईयर कॉकल डिजीज। हमारा प्रश्न क्या था कि गेहूं का भूरा किट या ब्राउन रस्ट रोग का जनक, उसका सही आंसर है ए पक्सिनिया रिकॉन्डिटा टिटिसाई। सबसे ज़्यादा पहले, सबसे अगेती भी यही आती है, उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा हानिकारक भी यही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, ट्राइकोडर्मा विल्डी का प्रयोग चने में नियंत्रण के लिए करते हैं। ऑप्शन ए झुलसा, ऑप्शन बी रस्ट, ऑप्शन सी विल्ट, ऑप्शन डी सभी के लिए। तो ट्राइकोडर्मा विल्डी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यह विल्ट के लिए किया जाता है। विल्ट या इसी को कहते हैं उकटा रोग, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? उकटा या विल्ट, इसी के नियंत्रण के लिए किया जाता है। और यहाँ मित्रों यहाँ लिखा है डर्मा, इसका मतलब क्या है? यह है फंगस हानिकारक या लाभदायक। तो ट्राइकोडर्मा विल्डी जो होती है यह लाभदायक फंगस है, लाभदायक फंगस, इसका प्रयोग किया जाता है। एक बायो एजेंट है ये, इसका प्रयोग किया जाता है उकटा या विल्ट के नियंत्रण के लिए। कभी कभी आपसे आप पूछ लेता है कि कितनी मात्रा देनी चाहिए, तो इसकी 4 ग्राम मात्रा 1 किलो सीड के लिए पर्याप्त रहती है। कुछ किताबों में आपको 6 ग्राम मात्रा भी देखने को मिल जाएगी 1 किलोग्राम सीड के लिए। तो ऑप्शन के अनुसार हम करेंगे इसको। प्रश्न था हमारा ट्राइकोडर्मा विल्डी का प्रयोग चने में किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? उसका सही आंसर है उकटा या विल्ट के लिए, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रश्न नंबर 9, जीरो टिल सीड ड्रिल विकसित की गई। ऑप्शन ए लुधियाना द्वारा, ऑप्शन बी पंतनगर द्वारा,
ऑप्शन सी भोपाल द्वारा, ऑप्शन डी करनाल द्वारा। मित्रों, जीरो टिल सी ड्रिल यह पंतनगर के द्वारा विकसित की जाती है। किसके द्वारा? पंतनगर के द्वारा विकसित की जाती है, पंतनगर यूनिवर्सिटी उत्तराखंड। जैसे ही आपको नाम से पता चल रहा है, इसमें जीरो टिल सी ड्रिल, इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? जीरो टिल का मतलब जीरो टिलेज में। किसमें मित्रों? जीरो टिलेज में इसका प्रयोग किया जाता है, जीरो टिलेज। इसका प्रयोग कौन सी फसल के कटने के बाद करते हैं? कभी कभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। तो धान के कटने के बाद, धान के कटने के बाद जो उपयुक्त नमी होती है उसका प्रयोग गेहूं की बुवाई के लिए किया जाता है। धान के कटने के बाद गेहूं की बुवाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो धान कटते हैं तो उसकी नमी को ही, नमी का प्रयोग करके हम गेहूं की बुवाई कर देते हैं जीरो टिलेज के माध्यम से। और इसको मेथड को क्या कहा जाता है? जीरो टिल सीड ड्रिल, जो कि पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा इसको बनाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, ऑक्सीजन के जैव संश्लेषण में कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी आयरन। मित्रों, ऑक्सीजन के जैव संश्लेषण में जिंक तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्वेश्चन आपका आया हुआ है, रिपीटेड है। अगर आपको प्रश्न में ऑक्सीजन के स्थान पर मिल जाए ट्रिप्टोफेन, क्या मिल जाए मित्रों? ट्रिप्टोफेन, तब भी हमारा आंसर जिंक ही रहेगा, क्योंकि ट्रिप्टोफेन यह ऑक्सीजन का पूर्वगामी या प्रीकर्सर है। इस प्रश्न का सही आंसर है सी जिंक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने प्रस्तुत है। कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यह प्रश्न अभी पैट की परीक्षा में आया हुआ था। ऑप्शन ए बेंजोइक एसिड, ऑप्शन बी टार्टरिक एसिड, ऑप्शन सी फार्मिक एसिड, ऑप्शन डी एसिटिक एसिड। मित्रों, कच्चे आम में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड? टार्टरिक एसिड, बहुत ही महत्वपूर्ण। और कौन कौन से फलों में पाया जाता है ये? तो यह अंगूर और इमली में, अंगूर और इमली दोनों में टार्टरिक एसिड। और तीसरा कौन सा हो गया? कच्चा आम। देखते हैं अन ऑप्शनों को। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड यह बेरीज में पाया जाता है, जैसे ब्लूबेरीज या आपका स्ट्रॉबेरी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण नाम है। स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी, इन सब में आपका बेंजोइक एसिड पाया जाता है। फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड आपका पाया जाता है चींटी के डंक में, चींटी या फिर बर्र हो उनके ततैया जो होती हैं, बर्र आती हैं, मधुमक्खी, ये भी बर्र है, इनके डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? फार्मिक एसिड। एसिटिक एसिड यह छिरका में पाया जाता है, सिरका। कौन सा एसिड पाया जाता है सिरका में? एसिटिक एसिड। हमारा प्रश्न था कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? उसका सही आंसर है बी टार्टरिक एसिड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, किस उपकरण का प्रयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए करते हैं? यह प्रश्न भी पैट में आया था। ऑप्शन ए गेज अडेप्टर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी पीजोमीटर, ऑप्शन डी मैनोमीटर। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है मित्रों? इस प्रश्न का सही आंसर है पीजोमीटर, जो कि गहराई को नापने के लिए किया जाता है। अगर आप गहराई में जाएंगे तो जल का दबाव पड़ेगा, तो उसी को ही पूछ लिया घुमा फिरा के। इसका सही आंसर क्या है? पीजोमीटर। आइए देखते हैं अन ऑप्शनों को। बैरोमीटर, बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं वायु दाब मापी। बैरोमीटर क्या है? ये वायु दाब मापी है, वायु दाब मापी यंत्र है। मैनोमीटर, मैनोमीटर यह मूल दाब, इसे ही कहते हैं रूट प्रेशर, इंग्लिश में रूट प्रेशर को मापने वाला यंत्र मैनोमीटर। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? सी पीजोमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने,
यह प्रश्न भी पैट में आया था। बिछुआ नेटल की पत्तियों के चुभने वाले बालों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन सी मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल। अब आप सोच रहे हैं कि ये क्या है? ये जो है फार्मिक एसिड का ही अन्य नाम है। क्या है मित्रों? फार्मिक एसिड का ही अन्य नाम है। वही फार्मिक एसिड जो डंक में पाया जाता है, चींटी के, बर्र के, ततैया के, इन सब के डंक में जो पाया जाता है वही फार्मिक एसिड। इसका अन्य नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल, जो कि बिछुआ नेटल की पत्तियों में पाया जाता है, जो कि एलर्जी पैदा करता है। देखते हैं अन ऑप्शनों को। एथेनोइक अम्ल, यह एसिटिक एसिड का नाम है। एसिटिक एसिड जो किसमें पाया जाता है? आपका सिरका। बहुत ही महत्वपूर्ण। इसका अन्य नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल आपको सबको पता होगा, विटामिन सी का जो है नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल, यह पालक में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें? पालक में। और किसमें मित्रों? बाजरा में भी पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? सी मेथेनोइक अम्ल। बिछुआ नेटल की पत्तियों में चुभने वाले बालों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। इसका अन्य नाम फार्मिक अम्ल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, यह प्रश्न भी पैट में आया था और इससे पहले कराया जा चुका है। देखते हैं। स्वर्ण क्रांति या गोल्डन रेवोल्यूशन संबंधित है। ऑप्शन ए आलू उत्पादन में, ऑप्शन बी तिलहन उत्पादन में, ऑप्शन सी बागवानी उत्पादन में, ऑप्शन डी पेट्रोलियम के उत्पादन में। तो स्वर्ण क्रांति या इसे गोल्डन रेवोल्यूशन, यह बागवानी से संबंधित है। किससे है मित्रों? बागवानी उत्पादन से। अगर ऑप्शन में बागवानी ना होकर होता शहद, तो हमारा आंसर शहद हो जाता है। तो बागवानी और शहद दोनों के लिए गोल्डन रेवोल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। आलू उत्पादन के लिए कौन सा है? राउंड रेवोल्यूशन। कौन सा है मित्रों? राउंड रेवोल्यूशन। तिलहन के लिए येलो या पीली क्रांति, येलो रेवोल्यूशन। पेट्रोलियम के लिए ब्लैक रेवोल्यूशन। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? स्वर्ण क्रांति या गोल्डन रेवोल्यूशन, यह बागवानी उत्पादन से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। गन्ने में उचित एवं लाभकारी मूल्य एफआरपी को कौन मंजूरी देता है? यह प्रश्न भी पैट में आया हुआ है। देखते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर, ऑप्शन बी कृषि लागत और मूल्य आयोग, ऑप्शन सी विपणन और निरीक्षण निदेशालय, ऑप्शन डी आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है कृषि लागत और मूल्य आयोग। शॉर्ट फॉर्म में से क्या कहते हैं? CACP। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में। इसका काम क्या है? इसका काम है फसलों के लिए MSP और FRP का निर्माण करना। तो यह कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि कितनी फसलों के लिए यह MSP जारी करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टोटल कितनी वस्तुएं हैं जिनके लिए ये मूल्य जारी करता है। तो 23 वस्तुओं के लिए ये मूल्य की घोषणा करते हैं। इनमें से जो 22 फसलें हैं, 22 फसलें, उनके लिए MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। और एक फसल है गन्ना के लिए FRP, जो कि प्रश्न में दिया हुआ था। टोटल 23 वस्तुओं के लिए जो 22 फसलों के लिए MSP और एक कौन सी बची? गन्ना, उसके लिए FRP का निर्धारण कौन करता है? निर्धारण करता है मित्रों, ध्यान रखिएगा। क्या करता है? इनका निर्धारण करने का कार्य किसका है? CACP का। लेकिन आपसे कभी प्रश्न में पूछ ले कि इसकी घोषणा कौन करता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी। तो घोषणा कौन करता है? भारत सरकार। भारत
सरकार। निर्धारण करने का कार्य है CACP का और घोषणा करने का कार्य है भारत सरकार का। आशा है आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। इस प्रश्न का सही आंसर है बी, कृषि लागत और मूल्य आयोग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 16, भारत के किस पंचवर्षीय योजना के चरण को गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण मित्रों, यह प्रश्न भी आपके पैट के एग्जाम में आया हुआ है। देखते हैं ऑप्शनों को। ऑप्शन ए पहली पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी चौथी पंचवर्षीय योजना। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है डी, चौथी पंचवर्षीय योजना। आइए देखते हैं कब से कब तक चली थी। तो पहली कब चली थी? पहली चली थी आपकी 1951 से 1956 तक। 1951 से 1956 तक पहली चली थी। दूसरी कब से कब तक चली थी? 1956 से 1961 तक। तीसरी 1961 से 1966 तक। इसी के बाद योजना अवकाश हो जाता है। यहाँ से ही क्या होता है मित्रों? योजना अवकाश। कितने साल का? 3 साल का। उसके बाद कब चलती है? 1969 से 1974 तक। बहुत ही महत्वपूर्ण। और चौथी को ही गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। इंटरनेट पर बहुत जगह गलत दिया हुआ है। देखते हैं अन्य और कौन कौन से हैं जिनको मॉडल हैं। पहली को किस मॉडल के नाम से जानते हैं? यह है हेरोड डोमर। बहुत ही महत्वपूर्ण, हेरोड डोमर। आया हुआ प्रश्न है आपका। दूसरी पंचवर्षीय योजना को PC महालनोबिस। PC महालनोबिस। दोनों के दोनों प्रश्न आए हुए हैं। हमारा प्रश्न था भारत के किस पंचवर्षीय योजना के चरण को गॉडगिल योजना के नाम से जानते हैं? उसका सही आंसर है डी, चौथी पंचवर्षीय योजना को, जो 1969 से 1974 तक चली थी। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपके सामने, केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान CPCRI कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए कासरगोड, ऑप्शन बी पुत्तूर, ऑप्शन सी कालीकट, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान यह कासरगोड केरल में है। कहाँ है मित्रों? कासरगोड केरल। रोपण वाली फसल आपकी कौन कौन सी हैं? चाय, रबड़, कॉफ़ी, ये सब कैसी हैं? रोपण फसलें हैं। देखते हैं पुत्तूर में क्या है। डायरेक्टरेट ऑफ काजू रिसर्च। क्या है मित्रों? डायरेक्टरेट ऑफ काजू रिसर्च। ये कहाँ पर है? पुत्तूर। ये पुत्तूर कहाँ पर है? कर्नाटक में। कालीकट में क्या है? कालीकट में है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च। क्या है मित्रों? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च। कहाँ है? कालीकट केरल। या फिर कालीकट की जगह आपका कभी कभी आपको कोझिकोड दिखा देगा, वो भी सही है, कोझिकोड केरल। हैदराबाद में आपका क्राइडा, इसके साथ साथ इक्रिसेट और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। क्राइडा, इक्रिसेट। बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों के दोनों। प्रश्न था केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान CPCRI कहाँ अवस्थित है? उसका सही आंसर है कासरगोड केरल, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने प्रस्तुत है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान CIAH अवस्थित है। ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी श्रीनगर में, ऑप्शन सी बीकानेर में, ऑप्शन डी हसरगट्टा। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर। ये कहाँ पर है? ये बीकानेर राजस्थान में है। कहाँ है मित्रों? बीकानेर राजस्थान में। आइए देखते हैं ऑन ऑप्शनों को। लखनऊ में क्या है? लखनऊ में है आपका CISH। CISH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, लखनऊ। श्रीनगर में
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, CITH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर कहाँ पर है? श्रीनगर में। हसरगट्टा बहुत ही महत्वपूर्ण। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, हसरगट्टा, बेंगलोर। हमारा प्रश्न था केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान CIAH यह कहाँ अवस्थित है? उसका सही आंसर है C, बीकानेर, राजस्थान में। कहाँ मित्रों? बीकानेर, राजस्थान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशा है आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने, निम्न में नॉन क्लाइमेटिक फल है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी पपीता, ऑप्शन डी अंगूर। तो निम्न में नॉन क्लाइमेटिक फल कौन सा है? वह है अंगूर, ऑप्शन डी। अगर आपसे पूछ ले नॉन क्लाइमेटिक फल होते क्या हैं, तो अगर आप फलों को परिपक्व अवस्था पर तोड़ लें, उसके बाद वो ना पके, परिपक्व अवस्था पर तोड़ने के बाद भी वह ना पके, तो ऐसे फल कैसे होते हैं? नॉन क्लाइमेटिक होते हैं। बाकी देखते हैं अन ऑप्शनों को। आम, केला और पपीता, तीनों के तीनों तोड़कर हम उनको परिपक्व अवस्था पर अगर तोड़ लेते हैं तो उसके बाद भी इनको पका लिया जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? क्लाइमेटिक फ्रूट। प्रश्न था हमारा निम्न में नॉन क्लाइमेटिक फल है, उसका सही आंसर है डी, अंगूर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने प्रस्तुत है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। ऑप्शन ए कालीकट केरल में, ऑप्शन बी तबजी अजमेर राजस्थान में, ऑप्शन सी सोलन हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी पुणे महाराष्ट्र में। यह प्रश्न बहुत ही कन्फ्यूजन वाला है और इसका सही आंसर क्या है? बी तबजी अजमेर राजस्थान में। तो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तबजी अजमेर राजस्थान में। तो कालीकट केरल में क्या है? कालीकट केरल में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कालीकट केरल में है। आइए देखते हैं अन ऑप्शनों को। सोलन हिमाचल प्रदेश में, CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? सोलन हिमाचल प्रदेश में है। पुणे महाराष्ट्र में क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण, पुणे महाराष्ट्र में नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स कहाँ पर है? आपका पुणे महाराष्ट्र में है। इसके साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण, डायरेक्टरेट ऑफ अनियन एंड गार्लिक ये भी कहाँ पर है? यह भी पुणे महाराष्ट्र में अवस्थित है। हमारा प्रश्न था राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? उसका सही आंसर है बी तबजी अजमेर राजस्थान में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 21 आपके सामने, फ्लेम फोटोमीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन ए बोरान, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो फ्लेम फोटोमीटर के द्वारा पोटेशियम को ज्ञात किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत बार भिन्न भिन्न परीक्षाओं में यह प्रश्न आया हुआ है कि फ्लेम फोटोमीटर द्वारा किसको ज्ञात करते हैं? उसका सही आंसर है सी, पोटेशियम को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22, मृदा में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं। ऑप्शन ए जीवाणु या बैक्टीरिया, ऑप्शन बी एक्टिनोमाइसिटीज, ऑप्शन सी कवक या फंजाई, ऑप्शन डी केंचुआ या अर्थवॉर्म। तो मृदा में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव कौन से हैं? उसका सही आंसर है ए जीवाणु या बैक्टीरिया, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद क्या है? सेकंड नंबर पर
सेकंड नंबर पाए जाते हैं एक्टिनोमाइसीटीज। और एक्टिनोमाइसीटीज की एक बहुत ही खास बात कि जब आप बारिश होती है या आप धूल यहाँ पर होती है, मिट्टी होती है, मिट्टी में आप जब पानी का छिड़काव करते हैं तो एक बहुत सौंधी खुशबू आती है। वो किसके कारण आती है? वो एक्टिनोमाइसीटीज के कारण ही आती है। सौंधी खुशबू बहुत ही महत्वपूर्ण है। सौंधी खुशबू आती है, किसके कारण आती है? यह एक्टिनोमाइसीटीज के कारण ही आती है, बारिश के होने पर या आप पानी का छिड़काव कर दें उसके द्वारा भी। केंचुआ, केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। किसानों का मित्र बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बार पूछा जा चुका है। किसानों का मित्र कौन है? केंचुआ। हमारा प्रश्न था मृदा में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला सूक्ष्मजीव, उसका सही आंसर है ए जीवाणु, उसके बाद एक्टिनोमाइसीटीज। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशा है आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 आपके सामने। निम्न में नाइट्रीकरण अवरोधी या नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर खली या केक है। ऑप्शन ए सरसों की खली, ऑप्शन बी अलसी की खली, ऑप्शन सी मूंगफली की खली, ऑप्शन डी नीम की खली। तो इसका सही आंसर क्या है मित्रों? इसका सही आंसर है नीम की खली। नीम की खली कैसी है? यह नाइट्रोजन अवरोधी है, नाइट्रीकरण अवरोधी है। नाइट्रोजन को स्लो रिलीज करती है या फिर उसकी लीचिंग होने नहीं देती है, इसलिए नीम कोटेड यूरिया, इसी के कारण ही नीम कोटेड यूरिया को लाया गया है। देखते हैं आन ऑप्शनों को। सरसों की खली, सरसों की खली में नाइट्रोजन आपसे कभी कभी पूछ लेता है कितनी नाइट्रोजन है, तो 5.1%। कितनी? 5.1% नाइट्रोजन पाई जाती है सरसों की खली में। अलसी में लगभग इसके बराबर ही 5% नाइट्रोजन। और आपसे अगर पूछ ले कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन किसकी खली में पाई जाती है, उसका सही आंसर है सी, मूंगफली की खली में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। कितनी? 7.3%। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो हमारा प्रश्न था निम्न में नाइट्रीकरण अवरोधी नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर खली कौन सी है? उसका सही आंसर है डी नीम की खली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, यह प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 24, बेलोइंग किस पशु की मुख्य विशेषता है? ऑप्शन ए भैंस की, ऑप्शन बी गाय की, ऑप्शन सी भेड़ की, ऑप्शन डी ऊंट की। तो बेलोइंग यह भैंस की मुख्य विशेषता है। किसकी है मित्रों? भैंस की। बेलोइंग होता क्या है? कीचड़ में नहाना को क्या कहा जाता है? बेलोइंग। कीचड़ हो गया, धूल मिट्टी मिल जाए उसमें, आप देखते होंगे भैंस तुरंत ही लौट जाती है, उसी को क्या कहते हैं? बेलोइंग। और यह सबसे मुख्य अवस्था किसकी है? भैंस की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, राठी किस राज्य में गाय की सामान्य नस्ल है? टीजीटी 2021 का सामान्य प्रश्न। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो राठी नाम से ही आपको पता चल गया होगा, यह राजस्थान की किस्म है। कहाँ की मित्रों? राजस्थान की एक सामान्य किस्म है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न चलने से पहले मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंडों को भी सब्सक्राइब कराइए। आपने अगर शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में आप उसको शेयर करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको नोटिफिकेशन हमारी वीडियो को नहीं प्राप्त होता है तो बेल आइकन को आप प्रेस करना ना भूलें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 26 आपके सामने प्रस्तुत है। धान एवं आलू के लिए नाइट्रोजन उर्वरक के किस रूप को प्राथमिकता देते हैं? ऑप्शन ए नाइट्रेट, ऑप्शन बी एमाइड, ऑप्शन सी अमोनिकल, ऑप्शन डी सभी को। तो मित्रों प्रश्न क्या है? धान एवं आलू के लिए नाइट्रोजन उर्वरक कौन से दिए जाते हैं? उसका सही आंसर है सी अमोनिकल। धान, आलू, इसके साथ एक ऑप्शन और है, कौन सा है? जूट। धान, आलू और जूट, इनके लिए
हम अमोनिकल उर्वरक का प्रयोग करते हैं, यानी कि प्राथमिकता किसकी दी जाती है? अमोनिकल उर्वरकों की दी जाती है। देखते हैं अन ऑप्शनों को। नाइट्रेट, सभी पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं? नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। धान, आलू और जूट, इनको प्राथमिकता दी जाती है कि अमोनिकल उर्वरक की, लेकिन यह नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में भी ले सकते हैं। देखते हैं अगला ऑप्शन। एमाइड, यूरिया और कैल्शियम साइनामाइड। यूरिया और कैल्शियम साइनामाइड दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? यूरिया और कैल्शियम साइनामाइड, ये दोनों के दोनों नाइट्रोजन को एमाइड के रूप में ग्रहण करते हैं। साइनामाइड, इनमें नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है? एमाइड के रूप में पाई जाती है। हमारा प्रश्न था धान एवं आलू के लिए नाइट्रोजन उर्वरक के किस रूप को प्राथमिकता देते हैं? उसका सही आंसर है सी, अमोनिकल उर्वरक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में किस उर्वरक का भारत में उत्पादन नहीं होता है? मित्रों, जैसे ही आपको नहीं मिलता है तो आप गोला खींच लेंगे या उसके नीचे अंडरलाइन कर लेंगे ताकि आपको ध्यान रहे। देखते हैं। ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी म्यूरेट ऑफ पोटास, ऑप्शन सी सिंगल सुपर फास्फेट, ऑप्शन डी जिंक सल्फेट। देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर है म्यूरेट ऑफ पोटास। कौन सा मित्रों? म्यूरेट ऑफ पोटास। भारत में पोटैशिक उर्वरक हैं, उनका उत्पादन नहीं होता है, ना के बराबर होता है। पोटैशिक उर्वरक का उत्पादन ना के बराबर होता है। तो चाहे पोटैशिक में वो किसी भी फॉर्म को लेते, म्यूरेट ऑफ पोटास दे दे, कोई और कुछ भी आगे लगा दे, तो हमें ध्यान यही रखना है कि पोटैशिक उर्वरक जो है भारत में उनका उत्पादन नहीं होता है, उनको हम आयात करते हैं। आयात कहाँ से करते हैं? सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो पोटेशियम का भंडार कहाँ पर है? यह है आपके कनाडा में। कनाडा में सबसे ज़्यादा पोटेशियम पाई जाती है और वहीं से भारत भी पोटेशियम का आयात करता है। हमारा प्रश्न था निम्न में किस उर्वरक का भारत में उत्पादन नहीं होता है? उसका सही आंसर है बी, म्यूरेट ऑफ पोटास का। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 28, अरंडी की पहली उत्परिवर्तित बौनी किस्म फर्स्ट ड्वार्फ म्यूटेंट किस्म कौन सी है? ऑप्शन ए सौभाग्य, ऑप्शन बी GCH3, ऑप्शन सी ज्वाला, ऑप्शन डी अरुणा। तो अरंडी की फर्स्ट ड्वार्फ म्यूटेंट किस्म यह है अरुणा, ऑप्शन डी अरुणा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। देखते हैं GCH3 को। GCH3 यह अरंडी की फर्स्ट हाइब्रिड किस्म है। क्या है मित्रों? फर्स्ट हाइब्रिड। बहुत ही महत्वपूर्ण। अरंडी की फर्स्ट हाइब्रिड कौन सी है? GCH3। और अरंडी की पहली उत्परिवर्तित बौनी किस्म कौन सी है? डी अरुणा। डी अरुणा। आशा है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 29, लेथाइरोजन या न्यूरोटॉक्सिन या बोआ नामक हानिकारक पदार्थ किस फसल में पाया जाता है? तीनों के तीनों एक ही हैं। किस फसल में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए खेसारी दाल में, ऑप्शन बी अरंडी में, ऑप्शन सी नेपियर घास में, ऑप्शन डी लोबिया में। तो यह किसमें पाया जाता है मित्रों? लेथाइरोजन, न्यूरोटॉक्सिन या बोआ खेसारी दाल में। किसमें? खेसारी दाल में पाया जाता है। ऑप्शन ए। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए खेसारी दाल। अरंडी में रेसिन नामक हानिकारक पदार्थ पाया जाता है। नेपियर घास में आपका पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। क्या मित्रों? ऑक्जेलिक एसिड, जो कि बाजरा में भी पाया जाता है। लोबिया और इसका एक अरहर, लोबिया और अरहर दोनों में ट्रिप्सिन नामक हानिकारक पदार्थ पाया जाता है। हमारा प्रश्न था लेथाइरोजन, न्यूरोटॉक्सिन या बोआ में हानिकारक पदार्थ, उसका सही आंसर है ए खेसारी दाल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और अंतिम प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। प्रश्न नंबर 30,
अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष इंटरनेशनल कोर्स मिलेट ईयर कौन सा है? ऑप्शन ए 2023, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2015। मित्रों, यह प्रश्न कन्फ्यूजन वाला है कि अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष, अगर आप इसकी लैंग्वेज पे नहीं जाएंगे तो आप इस प्रश्न को गलत कर देंगे। तो इसका सही आंसर क्या है? बी 2018। अब आप समझ रहे हैं कि 2023 था, आपका मानना भी ठीक है, लेकिन 2023 है अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर। इंटरनेशनल मिलेट ईयर। मिलेट का मतलब होता है कि उसमें मोटे और जो बारीक दोनों प्रकार के अनाज आ जाते हैं। और इसमें प्रश्न में पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष कोर्स मिलेट के बारे में पूछ रहा है, तो वो कौन सा है? 2018। और इंटरनेशनल मिलेट ईयर ये कौन सा है? 2023। ध्यान देने वाली बात है, इंटरनेशनल मिलेट ईयर है 2023 और इंटरनेशनल कोर्स मिलेट ईयर कौन सा था? 2018। देखते हैं अन ऑप्शनों को। 2016 यह है पल्स ईयर, दलहन वर्ष। पल्स ईयर या दलहन वर्ष कौन सा था? 2016। 2015 बहुत ही महत्वपूर्ण, इंटरनेशनल सॉइल ईयर। सॉइल ईयर बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा प्रश्न था अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष, उसका सही आंसर है बी 2018। आशा है आपको समझ में आया होगा। मित्रों, आशा है यह सीरीज आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। इस सीरीज के अन्य भाग आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, उसे लाइक करें। अगर आपको हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होता है तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले भाग में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।